हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 7 कराऊंगी। देखो, असेसमेंट वर्कशीट है, इसका मतलब एक तरीके से ये रिवीजन वर्कशीट है ना। तो कितने क्वेश्चंस आए होंगे? टोटल 10 क्वेश्चंस आए होंगे। एक बार पहले वर्कशीट देखें। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है, लेकिन आज 3 ही क्वेश्चंस है, 1 2 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 to 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, पर आपको तो पूरे सॉल्व करके ही करने हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर तो लिख नहीं पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। पहले हम असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं। ऑप्शंस आपको पता ही है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं इसको, ये कैसे करते हैं। In question number 1 to 3, there is one assertion and one reason. Choose the correct answer of these question from the 4 options A, B, C and D given below and shade the correct option. जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एक assertion होती है और एक reason होती है। उन दोनों को देखना होता है और उसके बाद आपको ये 4 options दिए होते हैं। या तो दोनों assertion और reason जो है, जो असर्शन और जो रीजन है वो दोनों ही ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि होते तो दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, तो आप बी वाला सिलेक्ट करते हो। ठीक है ना। सी वाले में आप क्या करते हो? असर्शन तो ठीक होता है लेकिन रीजन गलत होता है। और डी वाले में आप कब सिलेक्ट करते हो डी वाले को? जब आपका असर्शन गलत होता है और रीजन सही होता है। ठीक है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे यहाँ कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम ऑन थ्रोइंग अ डाइस इज 1/6। जब भी आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो हर एक नंबर के आने के चांसेस 1/6 होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल। देखो उस पे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, होते हैं ना। तो हर एक के आने के चांसेस बराबर होते हैं। जब आप डाइस को थ्रो करो ना, आपको नहीं पता उस पे 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, नहीं पता ना। तो सबके आने के चांसेस बराबर है, तो फिर सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, क्योंकि टोटल नंबर उस पे 6 होते हैं और हर एक नंबर एक ही बार लिखा होता है। तो फेवरेबल आउटकम में 1 कह सकती हूँ और टोटल आउटकम में 6 कह सकती हूँ। तो इसका मतलब असर्शन तो मुझे बिल्कुल सही दे रखा है। अब बात करते हैं रीजन की, क्या वो इससे मैच कर रहा है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम ऑफ एन इवेंट इज 1। अब यहाँ आपसे क्या कह रहा है, जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होते हैं, जितने भी आउटकम्स हमारे आते हैं, जब हम उन सबको जोड़ते हैं तो 1 होते हैं। बिल्कुल 1 होते हैं। अगर आप फर्स्ट वाला असर्शन में ही देखो तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की भी 1/6 है, 3 आने की भी 1/6 है, 4 आने की भी 1/6 है, 5 की भी 1/6 है और 6 की भी। अब जब आप इन सबको प्लस करने वाले हो ना, तो आपका आंसर 1 ही आने वाला है। लेकिन ये खाली सिर्फ डाइस के केस में नहीं है, ये हर एक केस में होता है। प्रोबेबिलिटी में जितने भी हमारे आउटकम्स होते हैं, जब हम निकालते हैं किसी एक इवेंट के आउटकम्स, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो सबको प्लस करेंगे तो 1 ही आता है। आप एक कॉइन ले लो, उसको टॉस कर लो कॉइन को, तो हेड आएगा तो 1/2 है उसका प्रोबेबिलिटी। टेल आने की भी 1/2 है, और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 1 ही आएगा। तो रीजन यहाँ अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा गया है कि जो भी प्रोबेबिलिटी का सम होता है किसी भी आउटकम का, इवेंट का, तो वो 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये असर्शन को। रीजन सिर्फ एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटीज का सम करते हो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की, तो उसका 1 होता है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पर बी आएगा। है दोनों ही सही अपनी अपनी जगह पर रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। क्लियर। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द फिगर एक्स जेड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है बताओ, असर्शन में बोल रहा है कि क्या एक्स जेड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। देखो एक्स जेड मुझे गिवन नहीं है, लेकिन हाँ इसको मैं निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ये 90 डिग्री दे रखा है और एक ये 30 डिग्री दे रखा है, तो मैं टिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकती हूँ इसको इजिली। 90 के सामने वाला आपको पता है हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये बचा मेरे पास बेस। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है, हमें सिर्फ एक ही चीज याद करनी होती है। वो क्या याद करनी होती है? वो थी हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये तो याद रखना ही पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री के केस में रखना पड़ता है ना। तो अब देखो, आपको यहाँ पर पी और एच का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो वो पी और एच आपको साइन दे रहा है, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, यही होता है। तो फिर मैं कह सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन 30 निकालूं, तो वो मेरे पास होता है पी अपॉन एच। साइन 30 हो गया 1/2। पी मुझे नहीं पता, एच मुझे 8 पता है, तो यहाँ से पी मेरे पास 4 निकल के आ गया। इसका मतलब एक्स जेड 4 आ गया, बिल्कुल सही। असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं रीजन पे। रीजन में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, रीजन में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो एक्स वाई है वो 4√3 है। देखो एक्स वाई भी मुझे क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, वो तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिख देते हैं पहले, यहाँ पर बेस था।
अब ये कैसे फाइंड करें? आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा के ही एक बार एक्स वाई भी फाइंड कर लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको दो चीजें पता है इसमें, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, तो बेस आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, है ना। वो कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, यहाँ पर 4 4 जा 16 प्लस का बेस का स्क्वायर, तो 64 माइनस का 16 इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर। तो 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 48 आ गया। अब जरा अगर मैं 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर देखूं, तो 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, तो दो बार 2 दो बार पेयर बनना है, तो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा √3। जैसे ही बेस पे से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 48 तो रूट में आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया, बिल्कुल सही, बी भी रीजन भी सही है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर देखो, ये दोनों सही जरूर है। क्या आपने असर्शन ये एक्स जेड निकालने के लिए वाई जेड का कहीं पर यूज किया था? नहीं, वो तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से निकाल लिया था। तो अगर रीजन ये नहीं भी होता तो असर्शन तो आपका तब भी ट्रू ही था ना। हाँ, इसका मतलब जो ये रीजन है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन लगाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड वाले पे, द एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 60 डिग्री। ये तो असर्शन ही गलत है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट के तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्वाड्रेंट मतलब क्या है? सर्कल का 1/4 पार्ट, है ना, एक चौथाई भाग, तो वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है वो, लेकिन यहाँ 60 लिखा है, तो यहाँ तो असर्शन ही गलत है, रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब असर्शन फॉल्स होता है तो हमारा डी आंसर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर डी आंसर है। क्लियर? चलिए रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं जो हम बाकी के हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये थोड़े सॉल्व करके आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, इन द फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द इंस्क्राइब स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो आपको ये शेडेड रीजन निकालना है। आपको सर्कल है कहाँ? यहाँ ये पूरा बना है सर्कल ही, आपको एक पार्ट दे दिया उसका 1/4 पार्ट, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है यहाँ पर साइड इंटू साइड, ठीक है ना। तो 1/4 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर आपको क्वेश्चन में गिवन ही था 21, तो 21 इंटू 21, साइड आपको क्वेश्चन में गिवन है 13, तो 13 इंटू 13 मैंने यहाँ लिख दिया। इसको इससे कट किया तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11, मैंने 2 से कट कर लिया इन्हें, तो 33 इंटू में 21 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 169 आ जाएगा, ठीक है। तो 33 इंटू में 21 अगर मैं इंटू करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 693 अपॉन में 2 माइनस का 169। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने 693 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा 346.5 आया माइनस का 169, ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, इसमें से 169 माइनस करूंगी तो 177.5, एक बार देखते हैं पॉइंट में आंसर है, बिल्कुल, तो इसका आंसर आपके पास बी आ गया। क्लियर? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 हो गया, 5 पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ tan 30 tan 60 माइनस cot 30 cot 60, वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। तो अगर आप देखो तो tan 30 आपके पास कितना होता है? 1/√3, तो यहाँ लिख लेते हैं, और tan 60 होता है √3, ठीक है। अब cot 30 तो tan 30 का उल्टा होता है ना, तो वो 1/√3 था तो ये √3 हो जाएगा। उसी तरीके से cot 60 तो tan 60 का उल्टा होता है ना, तो वो √3 था तो ये 1/√3 हो जाएगा। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, 1 - 1 आपका 0 आंसर आ गया यहाँ। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, कह रहे बताओ इनमें से कौन सा, जो आपको 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट में आपसे कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड इज 1/2, क्या एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है? बिल्कुल, क्योंकि रेड कार्ड में पास 26 होते हैं और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 1/2 ही तो आ रही है प्रोबेबिलिटी, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, देयर आर 12 फेस कार्ड इन अ डेक ऑफ कार्ड्स,
क्या 12 फेस कार्ड होते हैं? बिल्कुल। रेड के 6 होते हैं और ब्लैक के 6 होते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52। क्या 52 कार्ड्स होते हैं? बिल्कुल 52 कार्ड्स ही होते हैं, तो ये भी ट्रू है। इट मीन्स लास्ट वाला ही आंसर है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। द स्पेड एंड डायमंड आर ऑफ ब्लैक कलर। क्या स्पेड और डायमंड ब्लैक कलर के होते हैं? नहीं, स्पेड ब्लैक कलर का होता है लेकिन डायमंड रेड कलर का होता है ना? तो इसका मतलब ये फॉल्स और यही हमारा आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर इज। देखो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं जो एक व्हील ने किए हैं। आप ध्यान से देखो पहले, यहाँ जब व्हील रेवोल्यूशंस लेगा ना तो उसका सिर्फ ये बाहर बाहर का पोर्शन जो है वो टच होएगा, तो इसका मतलब मुझे उसके लिए उसकी सरकमफेरेंस चाहिएगी, है ना? अब वैसे भी हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख रही हूं देखो, वो होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस। अब बात आती है यहाँ पर सरकमफेरेंस, तो चलो हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमको पता है 2 पाई आर, लेकिन हमको आर नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, जो हमको एरिया दे रखा है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन है इसका 6.16, पॉइंट हटाया या 100 कर लिया। ठीक है, पाई की जगह 22/7, आर नहीं पता, आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, पहले यहाँ से आर निकाल लेते हैं फिर। तो 616 अपॉन में 100 इंटू में 7 अपॉन में 22, इधर जाके ये चेंज हो गया, 7 डिवाइड का था तो मल्टीप्लाई का हो गया, दूसरी साइड जाके 22 मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। अब अगर आप देखो जो जिससे कट हो रहा है ना, कट करने की कोशिश कर लो, तो 22 से अगर मैं इसको कट करूं ना 616 को, तो ये 28 पे कट हो रहा है। ठीक है, तो 28 इंटू 7 अपॉन में 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 28 इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 4 इंटू 7 अपॉन में 100। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर उसके बाद भी ये लिख देते हैं 2 इंटू 7 मैंने 4 को और एक्सपेंड कर दिया, यहाँ 100 को भी कर दिया, तो मैं ये कह सकती हूँ 2 इंटू 7 अपॉन में 10, इस पूरे का होल स्क्वायर है ये। एक एक, 2 2 थे, 2 7 थे, एक एक ले लिया, 2 10 थे, एक 10 ले लिया। क्लियर ना यहाँ तक? इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 14 अपॉन में 10 इज इक्वल टू आर। आर आ गया मेरे पास 1.4। चलिए बस आर निकल गया ना, अब तो मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला था मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस। ठीक है, डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 572, तो मैंने यहां पर लिख दिया। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई की जगह पाई और आर की जगह 1.4, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। ठीक है ना यहाँ तक? देन इस 7 से इसको कट कर दिया, 2 आ गया। ठीक है, इस 2 से इसको कट कर दिया, 5 आ गया। फाइनली मेरे पास 572 अपॉन में 2 इंटू में 22 अपॉन में 5 बचा। अब 572 अपॉन में 44 अपॉन 5, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल कर देती हूँ इसको मैं, तो 5 अपॉन में 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 572 क्या 44 की टेबल से पूरा पूरा जा रहा है? बिल्कुल, तो 13 इंटू में 5 आ जाएगा, ये 13 पे पूरा पूरा कट हो रहा है। ठीक है, बस 13 5 जो तो हमें पता ही है 65 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो 65 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 सेक स्क्वायर ए इज, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये तो देख के ही पता चल रहा है, यहाँ से मैं 9 को कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ से 9 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, ये तो हमने आइडेंटिटीज की थी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस सपोर्ट मटेरियल से भी कर रखा है, जो लिंक है वीडियोस की वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 9, तो ये आपका 9 आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द, देखो यहाँ एरिया नहीं है, यहाँ रेडियस है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 15 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाय। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अगर एक सर्कल की रेडियस में 15 सेंटीमीटर से कम कर दूं तो बताओ उसका एरिया कितने से कम होगा। तो यहाँ जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये कुछ गलत है, इसमें मैच नहीं हो रहा है। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ यहाँ पर इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो मैंने माना कि जो मेरी रेडियस थी वो आर थी, अब वो 15 सेंटीमीटर क्या हो गई? कम हो गई। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ओरिजिनल रेडियस इज इक्वल टू आर, तो न्यू रेडियस कैसे निकलेगी फिर?
इसका 15% कम हो गया ना, तो -15% ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर r -15/100 इंटू में r, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 85% आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरे पास 85/100 इंटू में r। अब देखो एरिया कितने से कम हुआ ये बताना था, तो ओरिजिनल एरिया अगर हम निकालें तो वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, हम सर्कल की ही बात कर रहे थे ना। पाई आर स्क्वायर। अब न्यू एरिया कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो यही रहेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब की बार यहाँ आर की जगह पे क्या लिखूंगी मैं, 85/100 इंटू में आर का स्क्वायर, क्योंकि मेरी नई रेडियस यही निकली है। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 85 इंटू में 85 अपॉन में 10,000 आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर, न्यू एरिया। क्लियर? अब मुझे चेंज बताना है कितने से कम होगा, तो चेंज अगर हम देखें यहाँ पर, चेंज का मतलब ओरिजिनल एरिया में से न्यू एरिया माइनस कर दूं, पता चल जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हुआ है एरिया, तो ओरिजिनल एरिया बड़ा होगा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। और ये कितना था, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर था 85 इंटू में 85 अपॉन में 10,000। यहां से मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 85 इंटू 85 अपॉन में 10,000। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो ये पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा 10,000। अब 85 इंटू 85 आप कर ही लो, तो कितना आएगा मैं आपको बता देती हूँ, तो आएगा 7225। यहाँ आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर है? अब इसको इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 2775। ये मेरा चेंज आया, लेकिन मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, जो चेंज होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, अपॉन में हम लिखते हैं ओरिजिनल, अब मल्टीप्लाई में करते हैं हम 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चेंज मेरे पास आया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2775 अपॉन में 10,000, और ओरिजिनल था मेरे पास पाई आर स्क्वायर इंटू में 100 ऐसी ही है। ये तो कट हो गया ना कट, तो अभी फिलहाल बचा क्या, 2775 इंटू में 100 अपॉन में 10,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 2775 अपॉन में 100, तो इसका मतलब क्या बचा अब आपके पास, 27.75%। इतने परसेंट से आपका एरिया डिक्रीज हो गया अगर आप रेडियस कम करते हो तो। क्लियर? अब ये आप ध्यान से देखो, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप अपनी टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि मैम क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम। एक वर्ड है यहाँ पर रामानुजन, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लेटर्स हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिए। अब एक लेटर हमने रैंडमली निकाला, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ए इज ड्रॉन। सॉरी, बताओ कि लेटर ए आया, तो देखो ए लिखा कितनी बार है, एक बार, 2 बार और 3 बार, तो फेवरेबल आउटकम तो 3 हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3/9, तो 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ये आ गया ये। क्लियर? तो 10th क्वेश्चन आसान था। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। असेसमेंट वर्कशीट कौन सी है, ये हमारे पास 7। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है 10th क्लास की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।